If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. तो अब हम डूज एंड डोंट्स की तरफ चलते हैं एंड डूज एंड डोंट्स में भी वील एक्चुअली फोकस अपॉन अ लॉट ऑफ डेटा विच विल मेक यू रियलाइज कि क्या क्या गलतियां बुल मार्केट्स में होती है. तो एक्चुअली बिफोर गोइंग टू डूज एंड डोंट्स आई विल जस्ट गिव यू सम ऑफ द केस स्टडीज. So again, this is again a do's and don'ts for someone who's investing from a 3 to 5 year perspective, not for someone who's investing for a 6 to 12 month perspective. Is that in every cycle, small and mid cap lose all the alpha over large caps and then build back the gains in the next cycle. जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि जो आपके स्मॉल कैप्स हैं, मिड कैप्स हैं और लार्ज कैप्स हैं, राइट. तो बिटवीन O3 टू O8 साइकिल में मिड कैप्स के गेन थे 62% केगर था, स्मॉल कैप का गेन था 74% CAGR एंड लार्ज कैप्स के जो गेन थे दैट वाज 49% CAGR, राइट. तो बेसिकली लार्ज कैप्स वर अंडर परफॉर्मिंग मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स, बट देन इवेंचुअली व्हाट हैपेंड कि इवेंचुअली मार्केट करेक्शन हुई, देन व्हाट हैपेंड इज दैट इट अगेन बिकेम इक्वल एंड इवेंचुअली फिर क्या हुआ. देखिए, सबसे बेस्ट टाइम कब होता है स्मॉल कैप्स और मिड कैप में इन्वेस्ट करने का? जब एक्चुअली में लार्ज कैप्स के जो रिटर्न है वो आपके मिड कैप से या तो ऊपर निकल जाए या तो आपके जो लार्ज कैप के रिटर्न्स है वो इक्वल हो जाए स्मॉल कैप या मिड कैप जितने. जैसे यहाँ पे देखते हैं तो लार्ज कैप्स का जो CAGR था 21% हुआ, मिड कैप का 20% हुआ, स्मॉल कैप्स का 24% हुआ. बट द प्रॉब्लम इज दैट की जो स्मॉल एंड मिड कैप्स है इनमें फॉल बहुत ड्रास्टिक होता है. अगर आप चेक करेंगे कि कोई एसेट 62% का CAGR दे रहा है, फिर ऑल ऑफ अ सडन इट इज गिविंग अ CAGR ऑफ 20%, so there would have been a severe drawdown, right? Then again, अगर यहां से देखेंगे तो लार्ज कैप का CAGR 26%, मिड कैप का 31%, स्मॉल कैप्स का 37%. देन अगेन सेम प्रॉब्लम अराइज्ड कि जैसी फॉल आया तो मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर बहुत ब्रूटल फॉल आता है, तो अगेन CAGR इक्वलाइज्ड. एंड अगेन बिटवीन लाइक 2014 टू 2018 साइकिल लार्ज कैप्स का CAGR वाज लेसर. देन कोविड आया तो कोविड में CAGR इक्वल हो गया. Now again, right now, mid caps and small caps का CAGR is much higher versus large caps. But again, I think this time we can have a prolonged bull market. But idea to understand यही है कि देखिए कभी कभी अगर आपको कोई चीज बहुत obnoxious वैल्यूएशन पे लग रही है स्मॉल और मिड कैप में, तो अवॉइड करना इज नॉट अ कैपिटल पनिशमेंट. अवॉइड करना कैपिटल पनिशमेंट क्यों नहीं है? मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि आजकल जैसे मैं एक बड़ा सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि मेरा एक फ्रेंड है, उसको एक क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी में 160 की PE पे इन्वेस्ट करना है अभी. जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ. और उसका क्या काउंटर आर्ग्यूमेंट है, मैं बोलता हूँ कि भाई 160 की PE में क्या करेगा? कहते तेरे को नहीं पता भाई, 100% ग्रोथ आने वाली है 2 साल के लिए. तो मैं कहता हूँ ठीक है यार, तेरे को सही लग रहा है. बट द प्रॉब्लम अराइजेस इज दैट कि एक क्वार्टर की भी अर्निंग्स वीकन होती है या फिर 1-2 साल की भी ग्रोथ वीक लगती है, तो क्या होता है मार्केट्स में? एग्जाम्पल देता हूँ. जैसे इन्फोसिस का PE 206 टाइम्स था फाइनेंशियल ईयर 2000 में, राइट. बट फाइनेंशियल ईयर 2001 में कितना था? 44 टाइम्स. तो PE डीरेटेड बाय ऑलमोस्ट यू कैन से 60-65%. But now let's look at the earnings growth. तो if my friend is watching this, तो मैं उसको बताना चाहता हूँ कि इन्फोसिस की अर्निंग्स कितने पे ग्रो करी? 115% और 117% पे 2000 और 2001 में. बट इन्फोसिस का मल्टीपल कहां से कहा गया? 200 टाइम्स PE रेशियो से कितना आ गया? ऑलमोस्ट 44 टाइम्स. फिर इन्फोसिस की ग्रोथ स्लो डाउन हुई, बट माइंड यू इन्फोसिस वाज स्टिल ग्रोइंग एट द CAGR ऑफ 35 to 40% बिटवीन 2002 टू 2007. तो कई लोग कहते हैं देख यार ग्रोथ तो आ गई ना इस फेज में भी, कि स्टिल हैज ग्रोन. बट लेट्स लुक एट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टार्टिंग वैल्यूएशंस. अगर किसी ने इन्फोसिस में ईयर 2000 में इन्वेस्ट करा था तो उनका कितना CAGR बनता हुआ था नेक्स्ट 5 years? -5%. Why so? Because of very high starting valuations. किसी ने इन्फोसिस में 2001 में इन्वेस्ट करा था तो कितने CAGR बनता? 12% के आसपास. किसी ने इन्फोसिस में 2002 में इन्वेस्ट करा था जब इन्फोसिस का मल्टीपल फेल टू 30 टाइम्स और एग्जैक्टली पेग रेशियो 1 हो गया था, तो इन्फोसिस में कितने का CAGR बनता? 18 टाइम्स. तो इंपॉर्टेंस क्या है कि आज की हॉट थीम कल की ठंडी थीम हो सकती है और आज की ठंडी थीम कल की हॉट थीम हो सकती है, राइट. गरम चाय हमेशा गरम नहीं रहने वाली, गरम चाय ठंडी हो जाती है. दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर कि PE रेशियो हमेशा एलिवेटेड नहीं रहती, PE रेशियो ठंडी हो सकती है बिकॉज गरम चाय सेंटिमेंट्स पे चल रही है. अगर यहाँ पे लाके मैं गरम चाय रख दूं एंड यहाँ पे 5 लोग आके बोले कि भाई ये तो 2 घंटे बाद भी गर्म ही है चाय, मजा आ गया, देन एक बंदा आके उसको सिप तो करेगा, कहेगा नहीं यार ये तो ठंडी हो गई. एक बंदा दूसरे को बताएगा, दूसरा कहेगा हाँ ठंडी हो गई, तीसरा चौथे को बताएगा, दे विल से इट हैज बिकम कोल्ड. एंड व्हाट विल हैपन? पीपल विल स्टार्ट सेइंग दैट द टी हैज गॉन कोल्ड. Similar thing happens with PE ratio.
When you pay an absurd multiple, you get absurd outcomes, either on the downside, and you're exposing yourself to the kindness of just business doing well. There is no kindness of markets, because markets में क्या है कि P ratio का elevated है, तो business doing well की क्या kindness है कि आपको earnings growth पे बहुत solid bet होनी चाहिए, वरना डी रेटिंग हो सकती है. तो डूज एंड डोंट्स में अगर हम और चीजें देखें, तो डोंट्स में मेरे दिमाग में तो एक बहुत क्लियर चीज है कि आपको इस टाइम पे न्यू फंड ऑफरिंग्स या सेक्टोरल या थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए. और ऐसा क्यों है? एग्जाम्पल देता हूं. जैसे ये एक डिफेंस फंड आया. नाउ दैट डिफेंस फंड इज डाउन बाय 16% एंड इट वाज लॉन्च्ड ऑन आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 5th of July. तो अभी तक डिफेंस इंडेक्स फंड 16% डाउन है, मतलब ये जो इनका डिफेंस फंड आया. और प्रॉब्लम क्या है सारे सेक्टोरल फंड्स में? दिस डेटा वी हैव टेकन फ्रॉम फंड्स इंडिया, कि अगर आप 10 years के लिए सेक्टोरल फंड्स में इन्वेस्ट होते हैं, देन देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट यू विल अंडर परफॉर्म निफ्टी 500. अगर आप 3 years के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं, देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी यू विल अंडर परफॉर्म. 5 year के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं सेक्टोरल फंड्स में, देयर इज अगेन अ गुड प्रोबेबिलिटी दैट यू विल अंडर परफॉर्म, राइट? तो आइडिया क्या है कि आपको टेक्निकल्स देखना, सेक्टर्स देखना, वैल्यूएशंस देखना, सब कुछ ही साथ जानना है. बट टिपिकली एनएफओस कब आते हैं? मैं एक म्यूचुअल फंड की कॉन कॉल सुन रहा था और मैं हंस रहा था. वो म्यूचुअल फंड मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं एनएफओस में, क्योंकि वो किस में एनएफओस लॉन्च कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग एनएफओ आ रहे हैं. और उसमें होल्ड क्या कर रहे हैं? सीमेंस होल्ड कर रहे हैं 110 की पी पे, सीजी पावर होल्ड कर रहे हैं 90 की पी पे, राइट? दिस इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स दैट हैज हिटाची एनर्जी होल्ड कर रहे हैं 130 की पी पे. देन एक मैं देखता हूँ एनर्जी थीमेटिक फंड आया है, राइट? तो वहां पे भी क्या है कि स्टार्टिंग 5 कंपनीज हैव अ वैल्यूएशन ऑफ 60-70 टाइम्स अर्निंग्स. देन मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि देन देयर इज अनदर थीमेटिक फंड विच आर कमिंग इन डिफेंस सेक्टर. 8 stocks are like 60% of the entire fund, right? And on an average, one like stock has an average P starting multiple of 60-70 times. I'm not saying don't participate, but realize that you can get killed at any point of time. कभी भी आप मर सकते हैं ऐसे सेक्टर्स में, because see जो हॉट सेक्टर्स हैं उनका पोर्टफोलियो लेवल में कितना एलोकेशन है उसको चेक करना बहुत जरूरी है. अगर आपने ये रीएडजस्टमेंट नहीं करी तो आपको ये बैठ के जरूर देखना चाहिए. देखिए, इक्विटी इन्वेस्टिंग में इफ यू सर्वाइव फॉर द लॉन्ग टर्म, एनीवेज यू विल डू वेल. बट इफ यू ट्राई टू बिकम ऋतिक रोशन, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू माइट एंड अप बिकमिंग जावेद जाफरी. क्योंकि प्रॉब्लम क्या आएगी? यू आर पेइंग टू हाई मल्टीपल्स, यू आर पेइंग, यू गेटिंग इनटू हॉट थीम्स, and your entire portfolio is made out of hot themes. And if you don't have any exit strategy in place, what can happen is that you can get ruined. This is the market where you have to avoid ruin. See, if you survive for the long run, anyways ruin नहीं होएगा. एक और इंटरेस्टिंग चीज कि अगर आप देखते हैं कि स्टार्टिंग वैल्यूएशन ऑफ स्मॉल एंड माइक्रो कैप देखते हैं, तो करंटली एक अनअट्रैक्टिव जोन के ऊपर अभी आ रखी है, राइट? इफ यू लुक एट इट, तो इट्स इन अ रियली अनअट्रैक्टिव जोन. तो बुल मार्केट्स में दिस इज अ फीचर की रिमेन्स इन अनअट्रैक्टिव जोन. सो दिस इज वाई लर्निंग अ सेलिंग स्ट्रेटेजी बिकम्स इम्पोर्टेंट. तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत बड़ा हिंट भी दूंगा. देन एसएमई आईपीओस में देखते हैं. देखिए, एसएमई में कुछ एसएमई बॉटम्स अप अच्छा हो सकती है. जो लोग एसएमई रिसर्च कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू यू. यू आर डूइंग वेरी हार्ड वर्क. यू आर गोइंग टू कंपनीज टू स्टडी देम. यू आर डूइंग ऑल द ग्राउंड वर्क. But for someone who's sitting at their home and sort of applying in SME IPOs and buying just SME IPOs on listing, and if you made your entire portfolio of SMEs, let's just think of the risk that you're taking. Is that again currently euphoria क्या है कि average retail participation in SME IPOs applications have gone to 219,000. तो यूजुअली जब ड्रॉडाउन आते हैं एसएमई इंडेक्स में, तो 30-40% कोलैप्स बहुत स्विफ्ट होता है, एंड लॉट ऑफ कंपनीज दे डोंट मेक अ कम बैक फ्रॉम देयर. तो दिस इज वाई एज अ रिटेल इन्वेस्टर यू हैव टू बी अ बिट केयरफुल. एंड परसेंटेज वाइज कितना एलोकेशन है, देखिए, कोर सैटेलाइट अप्रोच बना के चलिए. कोर में अच्छी कंपनीज डालिए, सैटेलाइट में ये सब कीजिए, ताकि अगर कुछ बर्बादी हो तो कोर पोर्टफोलियो के अंदर इंपैक्ट ना आए, राइट? ताकि एटलीस्ट एलोकेशन या फिर मेजोरिटी ऑफ द नेटवर्थ पे बहुत बड़ा इंपैक्ट ना आए. So this is the thing with the SMEs. Thematic funds का मैं आपको इसलिए एग्जांपल दे रहा था कि thematic funds क्यों नहीं करने, because currently 14% of incremental money thematic funds में जा रहे हैं, NFOs में जा रहे हैं, and over 10 years the thematic funds underperform, जैसे हमने पहले ही देखा. तो what I'll suggest कि क्या do's होने चाहिए, क्या don'ts होने चाहिए current market environment में. सिंपल है. डूज में यार, डोंट स्टॉप योर एसआईपी को बरकरार रखिए, राइट? लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप फंड्स में एसआईपी कर रहे हैं तो करते रहिए. फ्लेक्सी कैप फंड्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल. ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइसेस वर्क्स. लाइक अगर आप एक कंपनी के लिए 20 की पी रेशियो दे रहे हैं, तो एटलीस्ट इंश्योर दैट द कंपनी का 15% अर्निंग्स ग्रोथ है. 40 की पी रेशियो दे रहे हैं, तो एटलीस्ट इंश्योर कंपनी की 25% की अर्निंग्स ग्रोथ है.
50 की पी रेशियो दे रहे हैं, एटलीस्ट इंश्योर कंपनी की 30 to 35% की अर्निंग्स ग्रोथ है। 60 की पी रेशियो दे रहे हैं तो एटलीस्ट इंश्योर कंपनी की 40% अर्निंग्स ग्रोथ है, बट 2-3 साल 40% रहने वाली है। तो सिंपल है, 1.5 टाइम्स का पेग रेशियो होना चाहिए, पी रेशियो अपॉन ग्रोथ। हमारी पी रेशियो वाली वीडियो में आप देख सकते हैं। पार्टी इन फ्यू सेक्टर्स इज इन लास्ट स्टेजेस, स्टेज 3 टॉप्स लग रहे हैं काफी सारी डिफेंस कंपनीज में, रेलवे कंपनीज में। तो हो सकता है लेट स्टेज में वो पार्टीज, तो यू हैव टू बी अ बिट मोर केयरफुल। थिंक लॉन्ग टर्म, हो सकता है नियर टर्म में रिटर्न्स अच्छे ना हो नेक्स्ट 1-2 years के, तो यू हैव टू जनरली थिंक 5 to 7 years when you think of investing in equity. Selling in highly valued names is also not a bad strategy in my opinion. एंड फाइनली लुक फॉर सेक्टोरल रोटेशन, की सेक्टर्स में रोटेशन हो सकती है, कि जिन सेक्टर्स ने नहीं पार्टिसिपेट करा वो सेक्टर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे हमने पहले सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में देखा था। और डोंट्स में क्या नहीं करना, एनएफओज में लमसम्स नहीं डालने, स्पेशली सेक्टर फोकस्ड एनएफओज में। एसएमई आईपीओज में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, नहीं आपको एप्लीकेशन मिल रहा, तो लिस्टिंग पे पागल नहीं होना, राइट? बिकॉज अगर 100-200 की पी पे लिस्टिंग हो रही है, सो यू डोंट हैव टू गो क्रेजी, यू मस्ट डू द हार्ड वर्क टू सॉर्ट ऑफ हैव दैट कन्विक्शन टू गो क्रेजी ऑन एन एसएमई इन एलोकेशन। यू कांट गो क्रेजी इन एन एसएमई ऑन एलोकेशन अंटिल you have done the hard work. Not having an exit framework is the biggest sin in this market. You cannot invest without having an exit framework. फॉरेंसिक एनालिसिस को यूज कीजिए। ट्विटर पे अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, लाइक मुकेश का एक चैनल है, राइट, तो वो बहुत अच्छा पोस्ट करते हैं फॉरेंसिक एनालिसिस। लाइक डॉक्टर विजय वाले काफी अच्छा पोस्ट करते हैं। बट अगेन बहुत ज्यादा फॉरेंसिक्स में मत चले जाना, कोई भी इन्वेस्टिंग नहीं कर पाओगे फिर। मतलब यूज इट वेयर इट्स अ डील ब्रेकर, की ये डील ब्रेकर है तो ये चीज नहीं कर सकता मैं। ऑल इन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स यहाँ से तो बिल्कुल भी नहीं जाना, इट्स एब्सोल्युटली क्लियर टू मी। बिकॉज अगर ऑल इन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स चले गए, व्हाट कैन हैपन इज दैट अगर बहुत डीप ड्रॉडाउन आ गया तो योर सेविंग्स कैन गेट इंपैक्टेड फॉर नेक्स्ट 4-5 years इफ यू नीड दैट money in the medium term. And finally, not respecting sectoral rotation. Sectoral rotations are a fact of life. Sector rotation हमेशा होती ही होती है, तो ये चीज आपको याद रखना है कि sectoral rotation is something that you must always remember. कौन सी आपको मैं 2 वीडियो सजेस्ट करूंगा SYC देखने के लिए, जो आपका इस वीडियो को कंप्लीट कर देंगी। तो आई विल जस्ट शेयर दीज 2 videos with you over here, just these videos, कि आपको एक तो एग्जिट फ्रेमवर्क पे वीडियो देखनी है, दिस इज अ 2 months old वीडियो, एंड आपको एक वीडियो देखनी है लाइक टेक्निकल एनालिसिस सिंप्लीफाइड, जिससे आपको एक और एग्जिट फ्रेमवर्क आ जाएगा। दीज 2 आर मस्ट वॉच वीडियोस ऑफ SOIC, जो आपको इस वीडियो को सप्लीमेंट करने के लिए करनी है। एंड फाइनली आपको हमारी एक पी रेशियो पे जो वीडियो आई थी, इसको भी जरूर देखना चाहिए टू अंडरस्टैंड व्हाट इज PEG रेशियो। एज अ पार्ट ऑफ बिकमिंग अ कंप्लीट इन्वेस्टर, व्हाट यू मस्ट लर्न इज दैट कि आपके पास एक इंडिपेंडेंट एग्जिट फ्रेमवर्क होना चाहिए। एग्जिट फ्रेमवर्क के साथ साथ आपके पास एक एग्जैक्ट एंट्री फ्रेमवर्क भी होना चाहिए। एंट्री फ्रेमवर्क और एग्जिट फ्रेमवर्क के साथ साथ आपको एक स्क्रीनिंग का क्राइटेरिया आना चाहिए स्टॉक्स का। स्क्रीनिंग के क्राइटेरिया के साथ ये सारी चीजें करने से पहले आपके पास एक बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग इन प्लेस होनी चाहिए। सो ऑल दीज थिंग्स वी टीच इन वन SOIC मेंबरशिप, जहाँ पे हम एवरी संडे वेबिनार्स करते हैं एंड लाइव क्लासेस भी कराते हैं। एंड ऑल दीज लाइव क्लासेस जो पास्ट में भी हुई थी आर पार्ट ऑफ वन SOIC मेंबरशिप। तो नेक्स्ट संडे को भी हम लोग क्या लाइव वेबिनार करा रहे हैं कि हाउ टू फाइंड मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेसेस इन डिफरेंट वैल्यू चेन्स। जैसे अगर एक इंडस्ट्री की वैल्यू चेन है, चाहे हम फार्मा का एग्जांपल है, तो फार्मा की वैल्यू चेन में कौन कौन से मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेसेस हैं, तो उनको कैसे ढूंढ सकते हैं। साथ साथ अगर सोलर एनर्जी की बात करें तो सोलर एनर्जी इंडस्ट्री के अंदर कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल वैल्यू चेन है, तो उसको हम कैसे ढूंढ सकते हैं। So we will be covering close to 35 to 40 such value chains, and this is a webinar that is again a part of SOIC membership because all our webinars are included in the SOIC membership. If you want to register for the SOIC membership, the link is in the description below, and you can use the coupon code SOIC bonus 10. So if you loved this video and you had a differentiated business insight, then do subscribe to this channel, and you can also follow our main channel of SOIC. Thank you so much for watching it.